हेलो, क्या हाल है बच्चों। उम्मीद है सब खैरियत से होगी और पढ़ाई जो है आपकी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे क्या एएमयू के 11th एंट्रेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज़। मेरा नाम है मोहम्मद मुसब्बिर हसन और मैं जो है आपको फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवा रहा था। ठीक है, अब तक हमने लाइट के पार्ट 1 तक को कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम दोबारा से लाइट के ही पार्ट 2 को कवर करेंगे। लाइट चैप्टर जो है इसी के पार्ट 2 को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो है वो है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इनसाइड ए रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर रूट 2 is incident on the glass air surface at an angle of incidence 45 degree. The refractive index of air is 1. The ray will emerge into air without any deviation, be reflected back into glass, be absorbed, emerge into air with an angle of refraction equal to 90 degree. ठीक है, क्या कह रहा है, एक रे ऑफ लाइट है जो ट्रेवल कर रही है एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक के अंदर, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर रूट 2 है, इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास एयर सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। मतलब ये ऐसे समझ लो कि ये गिलास है, इसके अंदर एक लाइट ट्रेवल कर रही है ऐसे, ठीक है, गिलास के अंदर, और ये गिलास और एयर वाली बाहर एयर है, एयर इंटरफेस पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है। ठीक है, अब ये लाइट रेज ऐसे बाहर निकली होगी। ठीक है, तो जब ये लाइट रेज बाहर निकली होगी तो किस तरीके से बाहर निकली होगी। सबसे पहले देखो कि ये इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट 2 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर, लाइट डेंसर से रेयर की तरफ आ रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट हुई होगी। ठीक है, तो अब इनके हिसाब से ऑप्शन दिया है इमर्ज इनटू एयर विदाउट एनी डेविएशन, हवा में निकल गई होगी बगैर किसी डेविएशन के, तो नहीं तो डेविएशन तो हुआ है। फिर क्या कह रहे हैं, बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू ग्लास, ग्लास पर वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, नहीं। बी एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये बात तो गलत लग रही है। इमर्ज इनटू एयर विद एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू 90 डिग्री, बाहर की तरफ वो निकलेगी जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसका 90 डिग्री होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगा के देख लेते हैं। स्नेल्स लॉ लगाओगे, स्नेल्स लॉ लगाओगे इसके ऊपर तो क्या कहोगे, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू, अब देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, गिलास से एयर की तरफ, तो क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू गिलास। चूंकि मैंने समझाया था अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहे हो तो क्या लिखोगे, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ये बताया था ना, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। ये तरीका था। अगर लाइट रेज किधर से किधर जा रही है, 1 से 2 में, तब यहाँ गिलास से एयर में जा रही है तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू गिलास। अब सारे डाटा को इसके अंदर पुट कर दो, तो यहाँ क्या लिखोगे, साइन 45 अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास। ऐसा साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और ये है साइन आर, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास √2 है। यहाँ से फर्दर ये इससे इधर कैंसिल हो जाएगा, साइन आर की वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट के बाद 1 हो जाएगी। साइन आर की वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट के 1 है, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। यानी लाइट रेज जो ये गिलास से बाहर निकली है यानी इमर्ज हुई है, ठीक है, वो 90 डिग्री पर बाहर निकली है। यानी कि ये लाइट रेज एक्चुअली में ऐसे, ये नॉर्मल है, अगर इस तरीके से बाहर निकली होगी यहाँ से ऐसे, मतलब ये लाइट रेज ऐसे इस तरीके से बाहर निकली होगी तभी आर 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आई बात है कि नहीं आई। ठीक है, कोई डाउट, मतलब ये जो लाइट रेज है एक्चुअली में इस येलो पाथ को फॉलो किया होगा। समझ गए, कोई डाउट यहाँ तक। वैसे एक बात बताऊँ, इसमें ये दिख रहा था कि पहला, दूसरा और तीसरा गलत है, तो बगैर कैलकुलेशन के भी चौथा ही आंसर सही था, लेकिन फिर भी मैंने कैलकुलेट कर दिया ताकि आप समझो कि आंसर क्यों सही है, रीज़न उसके पीछे क्या है। ठीक है, तो ये तो पहला तो गलत था, ऐसे भी कि डेविएशन नहीं होगा। दूसरा था कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, नहीं ट्रांसपेरेंट शीट थी तो लाइट रेज बाहर गई होगी। ठीक है, एब्जॉर्ब हो गया होगा, नहीं 100% एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो चौथा ही सही था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपका, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द पोल इज। ठीक है, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी पे रखा गया। ये मान लो कोई मिरर है, ठीक है, तो देखो इसका पोल ये है, फोकस ये है और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। तो देखो ये दूरी क्या होती है, 2f होती है,
तो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने से मुराद यह है इनका कि इतनी दूरी के बराबर दूरी पर सामने रखा गया है ऑब्जेक्ट, ऐसे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द पोल इज, तो अब पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने कभी भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज पोल से फोकस के बीच में बनती है, ठीक है। ये इमेज डिस्टेंस जो है, ये जो आपका इमेज डिस्टेंस है, ये हमेशा f से क्या होगा, कम होगा, फोकल लेंथ से क्या होगा, कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन f। आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन f, ठीक है। क्योंकि f एंड 2f तो नहीं होगा, ग्रेटर देन 2f नहीं होगा, इक्वल टू 2f नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, लेस देन f हो जाएगा। समझ पाए, ठीक है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने का मुराद ये है कि उसके सामने ऑब्जेक्ट को रखा गया है। क्लियर, बात समझ में आ गई। हालांकि ये 10th क्लास का सवाल है इसलिए मैंने ऐसा किया है। 11th 12th के हिसाब से देखो तो इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। खैर, तो वो हमारे क्लास से बाहर की बात है, तो उसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन वो आपके बस मतलब जो है कोर्स की बात नहीं है, ठीक है। तो हम तो सिर्फ यहाँ ये समझेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मुराद ये होगा कि सामने ऑब्जेक्ट रखा गया होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, ताकि उसकी तस्वीर बन पाए। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ए पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर -5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन। ठीक है, कह रहा है एक पर्सन है जिसको जरूरत है एक लेंस की जिसकी पावर -5 डायोप्टर है अपने विजन को करेक्ट करने के लिए। तो बताओ उसके लेंस की, यानी जो चश्मे का लेंस होगा उसका, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो देखो P बराबर हमने लिखा था 100/f, अगर f सेंटीमीटर में लेते हो तो पावर यहाँ पे दिया है -5 डायोप्टर, ये है 100, नीचे आ जाएगा फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ से फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 100/-5 यानी कि -20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर। कितना हो जाएगा 0.2 मीटर माइनस का, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर अगर ऑप्शन पे पहले ही ध्यान दे देते, ऑप्शन पे अगर पहले ही ध्यान दे देते कि मीटर में है, तो फिर सीधा हम ऐसे ही लगा देते 1/f एंड f इज इन मीटर, ठीक है। बस समझ में आ गई, क्योंकि मैंने ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया और सेंटीमीटर वाला रिजल्ट लगा दिया। बाद में पता चला कि मीटर में है तो बदलना नहीं है, बाद में यूनिट कन्वर्जन कर दीजिए, या पहले ही ऑप्शन पे ध्यान पड़ गया तो फिर क्या कर लीजिए, सीधा ये लगा दीजिए। तो f इन मीटर क्या हो जाएगा 1/p, यहाँ से हो जाएगा 1/-5 तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 0.2 मीटर। क्लियर, किसी भी तरीके से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है जरा इनको देखते हैं, ठीक है। ये भी मुझे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ध्यान दो क्या कह रहा है। देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास इज 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 3/2 है, एंड वाटर हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, और वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इन मीटर पर सेकेंड इज, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 है। तो कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट गिलास में अगर इतना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो वाटर के अंदर कितना होगा। तो देखो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। अब देखो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एक स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में। तो स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, इस तरीके से होता है, ठीक है। ये रिजल्ट होता था, है कि नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर सारे डेटा को पुट कर दो, इतना सा हिस्सा हम यूज करेंगे, इतना सा हिस्सा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास दिया है कितना 3/2, ठीक है, और ये अपॉन का मतलब डिवीजन है, डिवीजन क्या हो जाएगा 4/3 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यह हमें निकालना है, वाटर में हमें निकालना है। गिलास में दिया है 2 × 10⁸, ये हो जाएगा 3/2 × 3/4, ये हो जाएगा VW/2 × 10⁸। 3 3 = 9, 9/8 हो जाएगा। ये चीज़ें ऊपर आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, 2 × 10⁸, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये 2 4 = 8 हो जाएगा, 4 2 = 8, 9/4 की वैल्यू हो जाएगी 4 2 = 8, फिर आ जाएगा 4 2 = 8, 4 5 = 20 × 10⁸ मीटर
पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो है ये इतना हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो है वो इतना हो जाएगा। क्लियर? यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं ना? अगर हो ऐसा कुछ भी तो आप कमेंट कीजिए, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि जो आपके डाउट्स है जेन्युइनली उनको कंसिडर किया जाए। ठीक है, चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्या है देखते हैं। हाँ, ये बढ़िया सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ये भी एक अच्छा सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है क्या कह रहा है, लाइट ट्रेवल्स थ्रू ए ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस टी एंड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। ठीक है, कह रहा है लाइट जो है एक गिलास स्लैब से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, जिसमें इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और इसकी थिकनेस जो है वो t है। ठीक है, और लाइट इसके अंदर से ऐसे ट्रेवल कर रही है, मिसाल के तौर पर ऐसे नॉर्मली ही आई और ऐसे चली गई, आसानी के लिए मान लो ऐसे लाइट चली गई। ठीक है, कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c, ये वैक्यूम बाहर मान लो, यहाँ लाइट की स्पीड c है। तो कह रहा है कि ये जो गिलास स्लैब है, द टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल दिस थिकनेस ऑफ गिलास इज। ठीक है, तो लाइट को गिलास का ये थिकनेस क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि हमें ये पता चल जाए कि यहाँ लाइट की स्पीड कितनी है, क्योंकि ये सवाल के अंदर गिवन नहीं है। अगर ये पता चल जाए तो हम सीधा सीधा टाइम के लिए क्या कह देंगे, टाइम के लिए क्या कह देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बोल देंगे। ठीक है, लेकिन ये स्पीड लाइट का कहाँ चाहिए, गिलास के अंदर चाहिए, क्योंकि c जो है वो वैक्यूम वाली स्पीड है। c कहाँ वाली स्पीड है, वैक्यूम वाली स्पीड है। ठीक है, समझ में बात है? तो हमें इस चीज़ को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस v की वैल्यू कितनी है। तो v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी जैसे यहाँ पर गिलास हो गया। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, c/n हो जाएगी। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ पे रख दो तो टाइम कितना हो जाएगा, देखो टाइम, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये थिकनेस यानी t, स्पीड है नीचे तो डिवाइडेड बाय क्या है v यानी c/n से इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये t इंटू n/c हो जाएगा, व्हाट यू विल गेट nt/c, यानी इसको क्रॉस करने में गिलास स्लैब को कितना टाइम लगेगा, nt/c, कितना लगेगा, nt/c, इतना टाइम जो है लग जाएगा। ठीक है, दोबारा से एक बार वीडियो को देखना, इस वाले पार्ट को अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से इन चीज़ों को समझना। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, इट्स पावर इन डायोप्टर इज, तो पावर डायोप्टर में कितना होगा, तो पावर को क्या लिख ले, P इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 100/40 खाली लिखेंगे, 0 से 0 खत्म, 5 2 10 या 2 5 10, 2 2 4, 5/2 व्हाट यू विल गेट, प्लस का 2.5 डायोप्टर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और ये होगा प्लस का 2.5 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस हमारी है। चलो अगले सवाल की तरफ चलो, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, कह रहा है एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, वो एक तस्वीर बना रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है लेंस से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है लेंस से कितनी दूरी पर रखा हुआ है। तो देखो समझने की कोशिश करते हैं, ये देखो ये हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा क्या है, कॉन्केव लेंस है। ठीक है, समझ में बात है, कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस में मान लो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, मतलब ये 15 है, इसका मतलब ये 30 होगा, है ना, ये 30 सेंटीमीटर होगा। अब आगे फर्दर सुनो, ठीक है, खैर ये 30 सेंटीमीटर होगा, चलो खैर तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। फर्दर क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी तस्वीर जो है 10 सेंटीमीटर पर बनती है लेंस से। अब बताओ कॉन्केव लेंस में हमेशा तस्वीर इधर ही बनती है, तो मतलब इधर कहीं पर तस्वीर बन रही है ऐसे, है ना। तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया होगा, देखो इमेज भी यहाँ बनी है 10 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो यू कह लोगे, यू हमें निकालना है, वी कह लोगे -10 सेंटीमीटर, और एफ जो है वो है हमारा -15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें लेंस फार्मूला अप्लाई कर दो। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। ये फर्दर हो जाएगा 1/f
-15 इक्वल टू v की वैल्यू है -10, तो 1/-10 -1/u। तो इस चीज़ को इधर ले आओ 1/u को, और इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा ये 1/u इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। ठीक है, ये एलसीएम तो हो जाएगा 30 -3 + 2 दैट विल बिकम 1/u। तो 1/u की वैल्यू हो जाएगी -1/30, u की वैल्यू हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर का मतलब होगा कि सामने ऑब्जेक्ट को -30 सेंटीमीटर पे रखा गया है, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेगेटिव का मतलब है कि फ्रंट में सामने में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, मैं पिक्चराइज इसलिए किया हूं ताकि आपको विजुअलाइज हो, अदरवाइज एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप ये चीज़ जहन में विजुअलाइज कर लेते हैं तो दोबारा से आपको विजुअलाइज मतलब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस पेपर में टाइम कम होता है। ठीक है, समझ बातें? तो इतनी बातें जो मैं लिखा हूँ ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, आप एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे। ठीक है ना, तो मैं तो डायग्राम बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी आप बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सीख रहे होंगे, इसीलिए ऐसा किया है। ठीक है, अगर आपकी जहन में पूरी पिक्चर बन जाती है तो सीधा यहाँ से शुरू कर सकते हैं। क्लियर? यू, वी और एफ वगैरह की वैल्यू अगर गिवन है तो क्वेश्चन में ही मार्क कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये सवाल जो है ये जो आया है, आप देखे होंगे एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक आती है ना, मुझे वहाँ पर ऐसा सवाल दिखा था। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है, ठीक है, उसमें ऐसा सवाल दिखा है, और स्टेलिन मल्होत्रा की जो बुक होती है उसमें ये भी सवाल दिखा है। चलो खैर क्वेश्चन पे आते हैं, और ये सवाल मेरे ख्याल से जामिया में भी ऐसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलो खैर देख लेते हैं। ये तो अभी एमयू का सवाल है। कह रहा है फिगर शो द रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। मीडियम ए से मीडियम बी की तरफ ट्रेवल की है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी क्या होगा ए के रिस्पेक्ट में? तो देखो इधर से इधर लाइट रेज जा रही है तो क्या लिखोगे? साइन आई बाई साइन आर, है ना, ये होता है ना, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एयर से मतलब ए से बी में जा रही है तो क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब साइन आई का मतलब क्या है? हमें क्या चाहिए था? बी की ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, मतलब यही आंसर चाहिए, कोई इशू नहीं है। तो साइन आई का मतलब साइन 60 और साइन आर का मतलब साइन 45, ये ऐसा हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ऐसा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 45 की जो वैल्यू है वो होती है 1/√2, ये नीचे होगा। इसको फर्दर यहीं कैंसिल कर सकते हो। देखो ये जो 2 होता है ना, ऐसे 2 × 1/√2 जो है ना, ऐसे ये जो 2 है इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 × √2 और ये 1/√2, तो ये फर्दर कैंसिल हो जाता है, क्या ना। तो इसको इससे आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ पे √2 आ जाएगा, यानी √3/√2 ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर? ठीक है, एक बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? फिर से देखो, आसान सवाल। पहला कह रहा है कि पावर ऑफ ए लेंस इज -2 डायोप्टर। देखो -2 डायोप्टर होने का मतलब है कि कैसा लेंस है? कॉनकेव लेंस है, चूंकि नेगेटिव पावर कॉनकेव लेंस की ही होती है। ठीक है, यानी 2 ऑप्शन तो ऐसे ही डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात है? कॉन्वेक्स लेंस तो ऐसे डिलीट हो जाएगा, देखो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, चूंकि इन दोनों में कॉन्वेक्स लेंस लिखा है। ठीक है, कॉनकेव लेंस की पावर पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती नहीं है, यानी कि बगैर कैलकुलेशन के पता है कि आंसर ये आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है और फोकल लेंथ नेगेटिव आनी चाहिए, तो यही आंसर पॉसिबल है। लेकिन खैर फिर भी मैं निकाल दे रहा हूँ। T बराबर होता है 100/f, f इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से f इन सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा 100/-2 डायोप्टर, सॉल्व करने पर आ जाएगा -50 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और फुल्ली ये बात समझ में आ गई होगी। और साथ में ये भी देखा होगा तुमने कि कई बार हम सवाल को इस तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन में वाकई हमें सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बगैर उसके हमें आंसर दिख रहा होता है। ठीक है, तो कभी ऐसे अकल भी लगाना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रॉपर सॉल्यूशन ये रहा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज इज पास थ्रू अ लिक्विड। ठीक है,
एक रे ऑफ लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितना है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज है, उसको पास कराया गया एक लिक्विड से। तो कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड इज फाउंड टू बी 450 × 10⁻⁹ मीटर, और जो लाइट की वेवलेंथ लिक्विड के अंदर मेजर की गई वो है 450 × 10⁻⁹ मीटर। तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड क्या है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, मुझे बहुत प्यारा सवाल लगा है। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें नई चीज सीखने वाले हो, घिसे पिटे सवाल नहीं है। ठीक है, तो एक चीज देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि जब भी कोई भी वेव लाइट नहीं बल्कि कोई भी वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो इनके स्पीड में फर्क पड़ता है। मान लो यहाँ इस लाइट की स्पीड v1 है तो यहाँ कुछ v2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ इसका वेवलेंथ λ1 है तो यहाँ λ2 हो जाएगी, लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी या वेव की फ्रीक्वेंसी वो तब्दील नहीं होती है। ये बात याद रखोगे कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी तब्दील नहीं होती, सिर्फ स्पीड और वेवलेंथ में तब्दीली आती है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, एक कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको क्लासरूम में ये बातें मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम है तो मैंने यहाँ पर बता दिया है, इसको याद रख लेना। दूसरी चीज हमने ये पढ़ा है कि स्पीड जो है वेव की स्पीड ऑफ वेव, ऐसे पढ़े होगे स्पीड ऑफ वेव, ये 9th क्लास में पढ़े होगे साउंड वाले चैप्टर। स्पीड ऑफ वेव बराबर क्या होता है, v बराबर होता है f इंटू लेमडा। इवन ये बात भी यहीं से आई है कि फ्रीक्वेंसी अगर नहीं तब्दील होगी तो v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है। ठीक है, तो लेमडा बदलेगा तो स्पीड बदलेगी, या स्पीड बदलेगा तो लेमडा बदलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट यहाँ तक? चलो, तो अब ये दोनों बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड का मतलब होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड। अब देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हमें नहीं मालूम, यानी लिक्विड के अंदर क्या स्पीड है वो नहीं मालूम है, बल्कि उसके बदले हमें दिया है वेवलेंथ और साथ में दिया है फ्रीक्वेंसी। ये वेवलेंथ कहाँ की दी हुई है, लिक्विड के अंदर की। फ्रीक्वेंसी तो बदलती नहीं है, बाहर या अंदर सेम ही रहेगा। ठीक है, यानी कि इस v की जगह हम लोग लिख सकते हैं f लैम्डा। ठीक है, तो f भी दिया है और लिक्विड के अंदर का वेवलेंथ भी दिया है, तो लिक्विड के अंदर वाली स्पीड आएगी। यानी यहाँ पर लैम्डा मीडियम वाला रखोगे तो स्पीड भी मीडियम वाला आएगा, यानी लिक्विड का लैम्डा तो लिक्विड में स्पीड, वैक्यूम वाला लैम्डा तो वैक्यूम वाली स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको रख दिया। ठीक है, तो यह आ जाएगा 3 × 10⁸ और नीचे है 450 × 10⁻⁹, 450 × 10⁻⁹ इंटू, अच्छा मैंने लेमडा पहले लिख दिया है, कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंसी बाद में लिख दे रहा हूँ, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ऐसा है। मैंने यहाँ पर बाद में लिख दिया है चीज़ों को, लेमडा मैंने पहले लिख दिया है और f बाद में लिख दिया है। ठीक है, खैर, तो ऐसा हो जाएगा। अब इनको फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, देखो μ = 3 × 10⁸। ठीक है, नीचे देखो क्या हो जाएगा, 5 5 25, 2 कैरी, 5 4 20 + 2 22, 2 25, और ये 10⁻⁹ है, और ये देखो एक 0 यहाँ पर है और 10⁻14 यहाँ पर है, यानी 10⁻15 हो जाएगा, और ये 10⁻�9 था तो ये हो जाएगा 45 इंटू, तो देखो 15 - 9 कितना होता है, 6 होता है, 10⁻6 हो जाएगा। क्लियर? इसको आसानी के लिए कैंसिल करोगे ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 3 × 10⁻2 अपॉन 225, यानी कि 300/225। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कैंसिल कर लो। ठीक है, तो 5 4 20, 5 5 25, ये हो जाएगा 5 6 30, फिर देखो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 9 45, 5 1 5, 5 2 10, फिर ये हो जाएगा 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9, व्हाट यू विल गेट 4/3, 4/3। तो 4/3 का मतलब होता है 1.333, ऐसा कुछ हो जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हो जाएगा लिक्विड का 1.333, ऐसा कुछ। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया सवाल था, क्योंकि डायरेक्टली स्पीड नहीं दी हुई थी, आपको उतनी बातें मालूम होगी तो इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो बड़े आसानी से। ठीक है, हाँ, समझ गए? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा, यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। एक रे ऑफ लाइट है जो एयर से गिलास की तरफ ट्रेवल कर रही है, मतलब ऐसे एयर से गिलास की तरफ ट्रेवल कर रही है, यानी ये है एयर में, तो गिलास में ऐसा हो गया होगा। चलो खैर, एयर टू गिलास,
द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है कह रहा है कि ये 45 डिग्री है, ठीक है। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास इज 1.5 और गिलास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एयर की 1 मान लेते हैं, ठीक है। देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये कितना होगा, क्लियर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये कितना होगा ये हमें निकालना है। तो देखो हम लोग ऐसे लिख लेंगे साइन आई बाय साइन आर। अब लाइट किधर से किधर जा रही है, एयर से गिलास की तरफ, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू एयर। इस चीज को लिखने का तरीका ये भी होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। साइन आई की जगह आ जाएगा साइन 45 और साइन आर, आर हमें नहीं पता है तो ये ऐसे ही रहेगा। साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 इंटू साइन आर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास ये है 1.5 और ये होता है 1, ठीक है। इसको फर्दर आगे बढ़ाएं तो देखो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू साइन आर और ये हो जाएगा 15/10, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ये कितना हो जाएगा 2 = 3√2 साइन आर, ठीक है। तो साइन आर की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, साइन आर की वैल्यू हो जाएगी 2/3√2, 2/3√2। अब इसको फर्दर कैंसिल कर दिया जाए, देखो इसको इससे कैंसिल करोगे तो यहाँ √2 आ जाएगा, तो √2/3 ये हो जाएगा साइन आर, ठीक है। अब यहाँ पे रुकना, यहाँ पे मैं एक बात बोलने वाला हूँ कि ये जो साइन की वैल्यू है ये किस एंगल के कोरिस्पॉन्डिंग होता है ये आपको मालूम नहीं है, ठीक है। तो एक बात बता दूं मैं, एंगल को लिखने का तरीका ये भी होता है, जैसे कहीं पर आप ऐसे लिखते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 1/2 है। अब पता है यहाँ पर थीटा जो